हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल वॉरियर। आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग जो पावर शेयरिंग का चैप्टर है एकोमोडेशन इन बेल्जियम, उसका हम लोग बहुत ही डीप एनालिसिस करेंगे। प्रॉपर तरीके से किस तरीके से बेल्जियम के लीडर्स ने वहाँ पे जो जितनी भी कम्युनिटीज़ थे, जितने भी एथनिक ग्रुप थे, उनको किस तरीके से एकोमोडेट किया, वहाँ की डाइवर्सिटी को किस तरीके से साथ में लिया। आज हम लोग का जो स्टूडेंट्स टॉपिक रहेगा, जो क्लास रहेगी, वो इसी के ऊपर रहने वाली है। तो एनसीईआरटी का जो फुल डिटेल एनालिसिस है वो आपको अपने चैनल सोशल वॉरियर में यूट्यूब में मिलेगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ स्टूडेंट्स कि इस तरह का एनालिसिस आपको और कहीं पर भी यूट्यूब में किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा एनसीईआरटी का। तो सब्सक्राइब माई चैनल सोशल वॉरियर, क्योंकि ये चैनल आपका है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा और भी अच्छा करने को। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकोमोडेशन इन बेल्जियम जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्लास होगी ये। तो इसको आज हम लोग बहुत ही डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम को। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास accommodation in Belgium. The Belgium leaders took a different path. बेल्जियम के नेताओं ने स्टूडेंट्स एक अलग तरह का रास्ता अपनाया अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक बार स्टूडेंट्स हम लोग जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि बेल्जियम में किस तरह की प्रॉब्लम्स थी। तो बेल्जियम की स्टोरी ऑलरेडी बहुत ही डिटेल एनालिसिस हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। जैसा कि हम लोग को पता है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल थी, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट फ्रेंच कम्युनिटी को रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, यू गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। दिस लेड to tension between the Dutch speaking and French speaking communities during 1950 and 1960s। तो ये इनके कंट्री की प्रॉब्लम थी। फ्रेंच और डच स्पीकिंग जो दो कम्युनिटीज़ आपने स्टडी की है, जो दो ये समुदाय बेल्जियम में है, उनके बीच में प्रॉब्लम है। तो इन्होंने अपने इस टेंशन को किस तरीके से रिजॉल्व किया, आज का टॉपिक इस पर होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली जो लाइन है एनसीईआरटी की वो ये क्या कह रही है कि बेल्जियम के जो लीडर्स थे टूक अ डिफरेंट पाथ, इन्होंने बिल्कुल एक अलग रास्ता अपनाया। तो आज की जो हमारी क्लास स्टूडेंट रहने वाली है वो इसी पर पूरी तरीके से फोकस रहेगी कि ये डिफरेंट पथ कौन सा था। ये एक इन्होंने जो डिफरेंट पथ अपनाया, एक जो अलग रास्ता अपनाया श्रीलंका से अलग। श्रीलंका में आपने देखा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने मैजोरिटेरियन पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सिविल वॉर हो गया श्रीलंका में। बेल्जियम के नेताओं ने एक अलग रास्ता अपनाया, इसलिए यहाँ पर एक डिफरेंट पथ की बात की जा रही जो श्रीलंकन लीडर्स से बिल्कुल अलग था वो, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, बेल्जियम लीडर्स recognize the existence of regional differences and the cultural diversities। अंडरलाइन सभी बच्चे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है इस लाइन पर। और ये आपको बोर्ड एग्जाम में 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपको 1 मार्क्स ये एनालिसिस यहाँ से आपको दे सकता है। क्या टॉपिक आ रहा है कि दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, कि बेल्जियम के नेताओं ने अपने कंट्री के जो रीजनल डिफरेंसेस थे और जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी उसको रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। एनालिसिस करते हुए स्टूडेंट्स इसको हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे तो दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस। सभी बच्चे नोट्स
पेन कॉपी लेके साथ रहेंगे, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो बेल्जियम के आपको लीडर्स जो थे, बेल्जियम लीडर्स, बेल्जियम लीडर्स recognized recognized the existence of differences regional differences and cultural diversity। यहाँ पर टू इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमारे सामने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। एक एक लाइन का हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। किसी भी 1 मार्क के लिए, असर्शन रीजन के लिए, एमसीक्यूज के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, स्टेटमेंट के लिए, रीराइट करेक्ट के लिए, ओके। तो आप ये देखोगे, अगर हम लोग बेल्जियम की स्टोरी को फिर से रिकॉल करें स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता है कि इनके रीजनल डिफरेंसेस थे। आपको ये समझ में आएगा कि ये एक स्मॉल कंट्री थी और टोटल जो पॉपुलेशन थी उसका 59% जो पॉपुलेशन थी, 59% पॉपुलेशन आपकी वो लिव्स इन द फ्लैमिश रीजन, लिव्स इन द फ्लैमिश रीजन, ओके। ये रीजनल डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ। 59% पॉपुलेशन फ्लैमिश रीजन में रहती थी और सभी स्टूडेंट्स को पता है स्पीक डच लैंग्वेज। सभी बच्चों को ये पॉइंट्स याद रहने चाहिए। और रीजनल डिफरेंसेस में आप सभी स्टूडेंट्स को पता है जो 40% पीपल थे लिव इन, जो किस रीजन में रहते थे, लिव इन द वलोनिया रीजन। जो वलोनिया रीजन में 40% बाकी की जो पॉपुलेशन थी वो रहती थी। और ये कौन सी लैंग्वेज को स्पीक करते थे, स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये तो स्टूडेंट रीजनल डिफरेंसेस हो गए, ठीक है। ये रीजनल डिफरेंसेस हो गए स्टूडेंट्स, ओके। जिसमें आपने देखा कि 59% जो पॉपुलेशन थी वो फ्लैमिश रीजन में थी, डच लैंग्वेज को स्पीक करते थे। 40% जो पीपल थे वैलोनिया रीजन में रहते थे और वो फ्रेंच लैंग्वेज को स्पीक करते थे। तो यहाँ के लीडर्स ने इस रीजनल डिफरेंसेस के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हमारे देश में 2 क्षेत्रों में लोग रहते हैं अलग अलग एरिया वाइज, तो हमें दोनों क्षेत्रों के लोगों में जो पॉपुलेशन जो रहती है वेलोनिया रीजन की और फ्लैमिश रीजन की, हमें किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, हमें उनके एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करना है और उनको भी साथ में लेकर चलना है। और जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी, जो अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, कोई स्पीक लैंग्वेज डच लैंग्वेज स्पीक कर रहा है, कोई फ्रेंच लैंग्वेज है, कुछ जर्मन्स भी हैं, तो उस डाइवर्सिटी को भी रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। जो विविधता है देश में इनके, उसके एग्जिस्टेंस, सबसे पहले आप उस अस्तित्व को स्वीकारें। तो श्रीलंका के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या गलती की थी, आपको श्रीलंका की स्टोरी बहुत डिटेल में आपके चैनल पर है प्लेलिस्ट में। आप जब उस वीडियो को देखोगे तो आप ये पाओगे कि श्रीलंका के लीडर्स ने अपने कंट्री के रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, जिसकी वजह से वहाँ पे सिविल वॉर की प्रॉब्लम आ गई थी। तो बेल्जियम के जो लीडर्स हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया कि अपने कंट्री के जो रीजनल डिफरेंसेस हैं, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसके एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया, ओके। जैसे इंडिया का मैं जैसे कह दूं कि इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, और आप पूरे इंडिया को कह रहे हैं कि ये भारत ही है,
वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, भले ही हम अलग अलग रीजन्स में क्यों ना रहते हो, लेकिन हम एक ही देश के निवासी हैं। तो कुछ इस तरह की इन्होंने भी इस बात को समझा बेल्जियम के नेताओं ने, और रीजनल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया, जो कि बहुत ही अच्छा कदम था। और स्टूडेंट्स क्या किया, तो आपको एनसीईआरटी पे सभी बच्चों की नज़र रहेगी। बिटवीन 1970, सेकेंड पॉइंट, between 1970 and 93 they amended their constitution 4 times। इस शब्द को स्टूडेंट्स याद रखिए, हाईलाइट करें, ये आपकी जो लाइन है इतनी पॉइंट्स, ये 4 टाइम्स आपका एग्जाम में पूछ सकता है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है स्टूडेंट्स। और पिछले भी रिसेंट जो एग्जाम्स हो चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, कई बार ये लाइन आई है करेक्ट रीराइट करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स में आई है, जिसमें स्टूडेंट्स से यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसको या तो फिल करने को कहेगा या आपको यहाँ पर 3 टाइम्स लिख देगा, तो आपको उसे करेक्ट करके लिखना पड़ेगा। क्योंकि आप जब पेपर एनालिसिस करोगे, अपने पेपर के पैटर्न को समझोगे, तो उसमें एक क्वेश्चन स्टूडेंट एक आता है जिसमें आपको एक गलत स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखना होता है। तो वहाँ पे 3 टाइम्स दे सकता है, 2 टाइम्स दे सकता है। तो आपको याद रखना होगा कि 4 टाइम्स, 4 बार इन्होंने संविधान में संशोधन किया, अमेंडमेंट किया। और क्यों किया, ये इंटरेस्टिंग था, सो एज, ताकि सो एज इसलिए किया स्टूडेंट, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट that would enable everyone to live together। इस पूरे स्टेटमेंट को आपको अच्छे से अपने नोट्स में कर लेना है। विथ इन द सेम कंट्री, अभी आपको एनालिसिस करा रहा हूं, देखिए क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये 4 टाइम्स अमेंडमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वाई, क्वेश्चन क्रिएट होता है, ऐसा क्यों करने की क्या जरूरत है सर, वाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए ताकि टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट, जो देश में जो व्यवस्था है वो ऐसी व्यवस्था, ऐसा अरेंजमेंट बनाया जा सके दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विथ इन द सेम कंट्री, ताकि देश में, उसी देश के अंदर, बेल्जियम के अंदर, उसी सेम कंट्री में एवरीवन टू लिव टुगेदर, हर कोई कैसे रह सके, हर कोई साथ में रहे। एवरीवन टू लिव टुगेदर, देश को इस तरह से बनाना है, देश को इस तरीके से चीज़ों को अरेंजमेंट करना है, देश की व्यवस्था को इस तरीके से अरेंजमेंट करना है ताकि हर कोई, हर किसी के लिए रहने लायक देश हो। किसी भी कम्युनिटी को, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हो स्टूडेंट्स, चाहे डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, किसी भी कम्युनिटी को ये फील ना हो कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो श्रीलंका में आपने देखा था, जो तमिल्स थे, तमिल्स को फीलिंग ऑफ एलिनेशन क्यों हो रहा था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो गवर्नमेंट जो सारी पॉलिसीज बना रही है, जो गवर्नमेंट जो अरेंजमेंट कर रही है, उसमें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे, उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया था। उन्होंने इस पहले तो अपने कंट्री के कल्चरल और रीजनल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज किया, उसके एग्जिस्टेंस को, उसके बाद इन्होंने, ताकि देश में हर कोई साथ में रह सके, इसके लिए इन्होंने 1970 से लेकर 93 के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इस लाइन को आप बॉक्स में बंद कीजिएगा स्टूडेंट, एनसीईआरटी को, 1970 और 93 के बीच में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स, 4 बार स्टूडेंट्स इन्होंने
4 टाइम्स इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया। इसलिए किया ताकि कि देश में हर कोई अच्छे से साथ में रह सके विथ इन द सेम कंट्री। ऐसा एनालिसिस आपको स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का किसी भी क्लास में यूट्यूब में नहीं मिलेगा। आपको डिटेल एनालिसिस, एक एक लाइन का एनालिसिस, जिसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन न रहे, वो आपको आपके चैनल सोशल वॉरियर में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट्स, द अरेंजमेंट they work out is different from any other country and is very innovative। तो ये जो इन्होंने अरेंजमेंट किए स्टूडेंट्स, ये जो इन्होंने व्यवस्था बनाई, ये किसी भी अन्य देश से बिल्कुल डिफरेंट है और काफ़ी इनोवेटिव भी है। ठीक है, काफ़ी रचनात्मक है, इनोवेटिव है। मतलब आपको ऐसे अरेंजमेंट और किसी कंट्री में देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से अब क्वेश्चन आ रहा है, हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन अब यहाँ से लग गया आपका। आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो यहाँ से पूछेगा कि आपको बेल्जियम मॉडल लिखना है। बेल्जियम के जो लीडर्स ने जो अरेंजमेंट किए, राइट द अरेंजमेंट्स जो बेल्जियम के नेताओं ने अरेंजमेंट्स किए, उनको आपको लिखना है। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे अपने नोट्स, अपने क्वेश्चन आंसर कॉपी में। ओके, तो ये 5 मार्क्स का टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, ये और उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिलने वाले। ओके, डिस्क्राइब द बेल्जियम मॉडल, इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, लेकिन उसका आंसर लॉन्ग में जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर आपका लगा हुआ है, इसके साथ साथ कई सारे आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। तो पहला अरेंजमेंट, एलिमेंट्स, बेल्जियम के मॉडल का एलिमेंट्स, उनके इस जो इन्होंने अरेंजमेंट किया, उसका पहला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना आपको पॉइंट लेना है। फर्स्ट पॉइंट ये स्टूडेंट्स, ये आपका पहला पॉइंट हो गया इतना। ठीक है, इसको मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ। इतना आपको पहले पॉइंट में लिखने हैं। मैं आपको स्टूडेंट बता रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स 5 पॉइंट्स इनफ है। आपको 5 नंबर जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा वो आपको देगा। मैं चेक करने जाता हूँ, मैं 5 पॉइंट्स देखता हूँ और बच्चों को, स्टूडेंट्स को 5 नंबर देता हूँ। ठीक है, लेकिन वो पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, टॉपिक वाइज होने चाहिए। जो आपसे पूछा गया वो आपको लिख के आना है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट नंबर 1 हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का वर्णन किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री की बनेगी, जो देश की केंद्र सरकार बनेगी, उसमें जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का नंबर जो होगा स्टूडेंट्स, वो जो संख्या होगी वो इक्वल रहेगी। ओके, वो संख्या इक्वल रहेगी, इस बात को मेंशन किया गया। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट, सभी स्टूडेंट देखें, तो कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है कि कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बेल्जियम कंट्री की गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को बता देता हूं। बेल्जियम जो कंट्री है, 2 स्टेट्स में इन्होंने अपने कंट्री को 2 स्टेट्स में, 2 रीजनल एरिया में डिवाइड किया। एक नंबर 1 वेलोनिया रीजन या वेलोनिया स्टेट आप कह सकते हैं। ठीक है, और एक आपका फ्लैमिश। ठीक है, जैसे इंडिया आपका कई सारे स्टेट्स में डिवाइड है, उसी तरीके से बेल्जियम
यहाँ पे इनके यहाँ 2 रीजन्स हैं, तो 2 रीजन्स में एक वेलोनियर ये स्टेट कर दिया, एक फ्लैमिश रीजन या फ्लैमिश स्टेट कर दिया। अब कंट्री की एक बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी। आप मैप अगर इसके देखेंगे तो कंट्री की एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पर आपको एग्जिस्टेंस इसका दिख रहा है कि एक सर इस पूरे बेल्जियम को चलाने के लिए, अगर मैं इस सारे चीज़ को क्लीन कर दूं एक बार के लिए, ठीक है, देख लीजिए। तो ये आपका जो एरिया हो गया, ये सभी स्टूडेंट्स को पता है, ये एरिया आपका फ्लैमिश रीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी, जैसे यूपी गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, एमपी गवर्नमेंट है, ऐसे ही फ्लैमिश एरिया में। तो एक गवर्नमेंट तो ऐसी होगी ना जो पूरे कंट्री को रन करेगी, तो वो कहलाएगी ना सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे अपने इंडिया में जो लोकसभा इलेक्शन इस समय करंट में चल ही रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए चल रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को पता है क्लास 10th के। तो एक गवर्नमेंट होगी जो पूरे बेल्जियम को रूल करेगी, गवर्न करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्योंकि स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं गवर्न करने के लिए, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी होती है, करेंसी होती है, डिफेंस होता है, वो जो अगला चैप्टर है उसमें मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। यहाँ पर उस चीज़ को अभी मैं नहीं पूरे तरीके से ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो इतना बेसिक ये आप समझ लीजिए कि बेल्जियम को रन करने के लिए पूरी कंट्री के लिए गवर्नमेंट होगी जिसे हम कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो बेल्जियम में आप देख रहे हो कि इन्होंने इस चीज को प्रिस्क्राइब किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि बेल्जियम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, बेल्जियम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा उसमें जो मिनिस्टर्स बनेंगे, गवर्नमेंट है तो बेटा मिनिस्टर्स भी होंगे, यानी मंत्री परिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। तो उसमें इन्होंने देखो कितना, इन्होंने बहुत ही, मैं कहूँगा एक बहुत ही आइडियल डिसीजन को लिया, जिससे कि कंट्री में दोनों कम्युनिटीज़ के पॉपुलेशन के लोगों को या लीडर्स को ये फील ना हो कि हमें सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को प्रिस्क्राइब किया कि जो मिनिस्टर्स की संख्या होगी, जो मिनिस्टर्स का नंबर होगा, वो कैसा होगा, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सभी स्टूडेंट्स को पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स, यदि 10 मिनिस्टर्स बनेंगे, कितने बनेंगे 10, समझिएगा स्टूडेंट्स, तो 5 मिनिस्टर आपके डच कम्युनिटी के बनेंगे और 5 मिनिस्टर आपके फ्रेंच कम्युनिटी के बनेंगे। 5 मिनिस्टर आपने डच कम्युनिटी से बना दिए और 5 मिनिस्टर आपने फ्रेंच कम्युनिटी से बना दिए। तो ये इन्होंने बहुत ही समझदारी का अपने इन्होंने परिचय दिया बेल्जियम के नेताओं ने, जबकि श्रीलंका के लीडर्स ने आपने देखा था किस तरीके से अप्रोच थी उनकी, मेजोटेरियन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। तमिल्स को ये फील होने लगा कि हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो अपना तलीम एलम का डिमांड करने लगे कि हमें एक अपना अलग ऑटोनॉमी चाहिए। फिर उसको जब इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया सिएला गवर्नमेंट ने, तो इन्होंने एक अलग देश की मांग कर दी। उसके बाद कितना वहाँ पर टेंशन हो गई, सिविल वॉर तक देश में हो गया, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हुई। जबकि बेल्जियम के नेताओं ने समझ लिया कि हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं, हमें उनको सरकार में बराबर की हिस्सेदारी देनी चाहिए। जैसा कि चैप्टर में नाम है, चैप्टर का क्या नाम है, पावर शेयरिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग नहीं की, जबकि बेल्जियम के लीडर्स ने पावर को शेयर कर रहे हैं, आपस में पावर को शेयर कर रहे हैं। इन्होंने तय किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी उसमें जो मिनिस्टर्स का नंबर होगा शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो केंद्र सरकार में बराबर का नंबर होगा। यदि हम 10 मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं तो 5 मिनिस्टर डच कम्युनिटी के होंगे, 5 फ्रेंच कम्युनिटी के होंगे। ओके, नेक्स्ट इसी एनसीईआरटी में नेक्स्ट बात क्या लिखी हुई है, जो हम सेकेंड पॉइंट उसको मेंशन कर लेंगे अपना, ठीक है जी, क्योंकि हमें 5 पॉइंट्स निकालने हैं। तो इसके बाद सेकेंड पॉइंट्स यहाँ से ले लेते हैं।
सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। कुछ विशेष कानून भी लोगों ने बनाए बेटा, कुछ विशेष कानूनों की जरूरत थी ताकि हर एक भाषा बोलने वाले समुदाय को एक समर्थन मिल सके। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने ये भी तय किया कि नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। इन्होंने इस चीज को तय किया, बहुत ही अच्छी चीज। इस लाइन को सभी स्टूडेंट्स अंडरलाइन करेंगे अपने बुक में या अपने नोट्स में। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली, ये लाइन आपके असेट्स रीजन में आ सकती है, 1 मार्क्स आपको दे सकती है। सभी बच्चे इस लाइन का मतलब समझ ले, जैसा कि समझ में ही आ रहा होगा सभी बच्चों को। इसमें ये क्या इन्होंने प्रावधान किया कि कोई भी समुदाय अकेले निर्णय नहीं लेगा देश के लिए, जो कि बहुत ही सही डिसीजन है। देश के लिए अकेले निर्णय कोई नहीं लेगा, ये कितनी अच्छी बात थी, क्योंकि इन्होंने तय किया कि जो भी हम लोग हैं, हम जो डच कम्युनिटी के लोग हैं, फ्रेंच कम्युनिटी के लोग हैं, या कुछ परसेंट जर्मन स्पीकिंग पीपल भी हैं, हम सब लोग साथ में बैठकर देश के लिए निर्णय लेंगे। जैसे कि हम अपने फैमिली में हम कैसे डिसीजंस लेते हैं, परिवार के सभी सदस्यों से विचार विमर्श करके डिसीजन लिया जाता है परिवार के लिए। तो देश भी एक परिवार है ना, तो उस परिवार में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल भी हैं, डच स्पीकिंग पीपल भी हैं, तो हम सबसे सलाह लेंगे, सबसे डिस्कशन करके देश के निर्णय लिया जाएगा। तो संविधान में इन्होंने इसको मेंशन कर दिया कि देश के लिए निर्णय कोई भी समुदाय अकेले नहीं लेगा, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था। तो ये सेकंड पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट्स यहाँ से में करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। Many powers of the central government have been given to the state government of the 2 regions of the country। देखिए स्टूडेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो बहुत सारी पावर्स थी, बहुत सारी पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। और स्टेट गवर्नमेंट, इनकी 2 स्टेट गवर्नमेंट थी, जैसा कि अभी मैंने आपको एनालिसिस कराया, एक वेलोनिया रीजन की स्टेट गवर्नमेंट और एक आपकी फ्लैमिश रीजन की स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों गवर्नमेंट को इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारी पावर्स को लेकर इन्होंने इन दोनों गवर्नमेंट को दे दिया। तो तीसरा पॉइंट आप समझ लीजिए, जिसमें क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्टूडेंट पावर्स को इन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन्होंने बहुत सारी पावर्स किसको दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। ठीक है, और 2 स्टेट गवर्नमेंट थी, एक आपको पता है वेलोनिया स्टेट गवर्नमेंट और एक आपको पता है फ्लैमिश स्टेट गवर्नमेंट। तो इनको बहुत सारी पावर मिल जाती है इन गवर्नमेंट्स को काम करने के लिए, ताकि कंट्री स्मूथली और बहुत ही आसानी से देश को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। जैसा कि इंडिया में भी आप देखोगे कि केंद्र सरकार की बहुत सारी पावर्स हमारे कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई हैं, ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंट होकर डिसीजंस ले सके अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए, अपने राज्य की भलाई के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, ये इंडिपेंडेंट होकर काम करती है, क्योंकि इनको जो पावर मिल रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ट्रांसफर की गई है स्टेट गवर्नमेंट को, ओके, जिससे कि स्टेट को प्रॉपर तरीके से फंक्शन किया जा सके, स्टेट को प्रॉपर तरीके से रन किया जा सके, जिससे कि देश और बेहतर तरीके से चल सके। तो केंद्र सरकार की बहुत सारी पावर्स को ट्रांसफर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन 2 स्टेट गवर्नमेंट्स को, एक आपकी वेलोनिया स्टेट गवर्नमेंट और एक दूसरी आपकी फ्लैमिश स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स को दिया गया। तो तीसरा पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, सभी बच्चे नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, ओके। 3 पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट्स,
और आपको यहीं से मार्क्स मिलने, अगर 3 मार्क्स का आएगा तो आप इतने ही लिख दोगे तो भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज को और सभी बच्चे याद रखेंगे इंडिया में भी, क्योंकि इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं रहेंगी, ओके। राज्य सरकार जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सरकार केंद्र सरकार की सबॉर्डिनेट नहीं होगी। स्टूडेंट्स इस बात को आप क्लियर कर लीजिए, ओके। जैसे कि इंडिया में मैंने अभी एक शब्द यूज किया कि जो अपने कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने पावर को एक्सरसाइज करती है इंडिपेंडेंट तरीके से, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको यूज करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिली हुई है राज्य सरकार उसको एक्सरसाइज करेगी। सबकी अपने अपने वर्क हैं, सब लोग अपना अपना काम करेंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोई स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार की सबॉर्डिनेट नहीं है, ओके। ये 3 पॉइंट्स हो गए। 4 पॉइंट, 4 नंबर आपका, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था ब्रुसेल्स, इनके कंट्री में एक स्पेशल प्रॉब्लम थी ब्रुसेल्स वाली। ब्रुसेल्स एक स्टूडेंट ब्रुसेल्स, क्योंकि इनके कंट्री में ब्रुसेल्स की एक स्पेशल प्रॉब्लम थी जो कैपिटल सिटी थी, वहां पर भी चीज़ों को ठीक करने के लिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को अरेंजमेंट किया। तो उसमें इन्होंने क्या किया, ब्रुसेल्स के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी। मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, 2 स्टेट गवर्नमेंट है और कैपिटल सिटी की एक अलग सरकार है। तो ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। और वहाँ पर भी, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स पता है वहाँ पर, क्योंकि जो नंबर्स था, जो पॉपुलेशन का नंबर्स था, वो भी बहुत ही ज़्यादा यूनिटी के लिए, एकता के लिए, देश की एकता के लिए वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। ऐसी वहाँ पर पॉपुलेशन का कंपोजिशन थे जो कंट्री के लिए आप कह सकते हैं एक जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है पूरे कंट्री में, वो वहाँ पर सिर्फ 20% है ब्रुसेल्स में। और जो कंट्री में माइनॉरिटी में जो लोग हैं फ्रेंच स्पीकिंग लोग, वो ब्रुसेल्स सिटी में मेजॉरिटी में 80% के साथ, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि ब्रुसेल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो इन्होंने ब्रुसेल्स के लिए क्या किया, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स के लिए इन्होंने सेपरेट गवर्नमेंट का प्रावधान किया, बिल्कुल एक अलग सरकार बना दी। और इसमें भी इन्होंने क्या किया, इन विच बोथ द कम्युनिटीज, जिसमें दोनों समुदाय की बराबरी की भागीदारी की गई। हैव अ इक्वल रिप्रेजेंटेशन, हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बराबर की प्रतिनिधित्व रहेगा, बराबरी का प्रतिनिधित्व रहेगा। इस बात का इन लोगों ने यहाँ पर ख्याल रखा कि किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। और स्टूडेंट्स जो, क्योंकि आपको पता है ब्रुसेल्स में 80% पॉपुलेशन के साथ जो फ्रेंच कम्युनिटी के लोग थे वो मेजॉरिटी में थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। तो सर क्या फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया? बिल्कुल किया। और बहुत ही खुशी खुशी इन्होंने बहुत ही इसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि डच कम्युनिटी के लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है उसमें हमें हिस्सेदारी दी है। तो हम क्योंकि संख्या में ज़्यादा है कैपिटल सिटी में, तो हम भी देश अच्छे से सब लोग देश के अंदर रह सके, किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, तो हम भी कैपिटल सिटी की गवर्नमेंट की पावर को शेयर करेंगे दोनों समुदाय में। तो द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड, एनसीईआरटी में आपके लिखा भी हुआ है, एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। और क्यों किया? बिकॉज
क्योंकि स्टूडेंट्स डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोगों ने डच स्पीकिंग कम्युनिटी has accepted equal representation in the सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपसे यहाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ से आपसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है वाई फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। यहाँ पर वाई लगाकर क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्वेश्चन बन गया ये वाई फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा इन लोगों ने क्यों स्वीकार किया, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबरी की हिस्सेदारी को स्वीकार किया था फ्रेंच लोगों के साथ। तो इसलिए फ्रेंच कम्युनिटी के लोगों ने भी डच लोगों की बराबरी की हिस्सेदारी ब्रुसेल सिटी में एक्सेप्ट की। ओके, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। उसके अलावा नेक्स्ट, तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स लास्ट। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, अब इन 2 सरकारों के अलावा या 3 सरकारों के अलावा, 2 तो आपको दिख ही रहा है कि 2 मेजर गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, 2 टाइप्स की मेजर गवर्नमेंट्स है। एक आपको दिख रही है कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और एक आपको दिख रहा है स्टेट गवर्नमेंट से। आप कह रहे हैं एनसीईआरटी में अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के अलावा एक गवर्नमेंट और बनाई गई। देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। वो सर तीसरे तरह की सरकार कौन सी थी भाई, प्लस लगा देते हैं यहाँ पर। तीसरे तरह की कौन सी सरकार है सर, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कौन सी सरकार है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स यहाँ से आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसका नाम, इस गवर्नमेंट का स्टूडेंट्स नाम पूछा गया है कई बार। एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम में इस शब्द को पूछा गया है कि बेल्जियम में जो तीसरे तरह की सरकार थी वो कौन सी सरकार थी। तो आपको आंसर लिखना होगा सर कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। एक इन्होंने स्टूडेंट्स कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने रखा। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट इनकी कैसे इलेक्ट होती थी इसको आप देख लीजिए। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिए। इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, कि मतलब उसी भाषा, जैसे कि यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट में डच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, डच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। ओके सर, इनका इलेक्शन कैसे होगा, कैसे ये गवर्नमेंट इलेक्ट की जाएंगी, तो कह रहे हैं इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। उसी भाषा समुदाय के लोग अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुन लेंगे। जैसे डच कोई बोलता है, डच भाषा बोलने वाले लोग अपनी डच कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, वोट करेंगे, और फ्रेंच वाले बोलने वाले लोग फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे। ओके, नो मैटर वेयर दे लिव, इसमें ये मायने नहीं रखता है कि कौन कहाँ पूरे कंट्री में रहता है, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी जो दोनों कम्युनिटीज के लिए बनेगी। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर, ये आपको अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे कम्युनिटी गवर्नमेंट की पावर्स पूछ सकता है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास क्या क्या वर्क करने के लिए
पावर कौन कौन सी पावर थी जो वो एक्सरसाइज कर सकते थे, कर सकते। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो इस गवर्नमेंट के पास कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड जो इश्यूज थे उस किसी भी समुदाय के, मतलब अपने समुदाय के, तो उससे संबंधित पावर इस गवर्नमेंट को दी गई थी। यहाँ से क्वेश्चन ये जो 5 नंबर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किस लिए ध्यान दीजिएगा? 1 मार्क्स के लिए, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चे 5 पॉइंट तक आते आते थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं कि यहाँ से शायद क्वेश्चन ना हो, लेकिन एग्जामिनर बहुत होशियार है, एग्जामिनर आपसे 2 कदम आगे फॉरवर्ड चलता है, तो वो यहीं से क्वेश्चन कई बार पुटअप किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। स्टूडेंट्स, आपको ये लग रहा होगा कि जो बेल्जियम का ये पूरा हमने मॉडल पढ़ा, 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, 5 पॉइंट्स मैंने आपको कराए, ये आपको लगेगा सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यस, कॉम्प्लिकेटेड है। इट इंडीड इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर द पीपल लिविंग इन बेल्जियम। यहाँ तक कि बेल्जियम में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है। लेकिन बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्क वेल सो फार। लेकिन ये सारी जो इन्होंने व्यवस्था बनाई है, जो भी इन्होंने अरेंजमेंट किए, ये सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, इसलिए कभी भी चेंज की नीड नहीं हुई इनको उसके बाद, ठीक है। दे हेल्प टू, ये सारे अरेंजमेंट्स इन्होंने जो अरेंजमेंट रखे, जिस तरीके से इन्होंने पावर को शेयर किया अपने अलग अलग कम्युनिटीज में, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया गया, एक तीसरे तरह की गवर्नमेंट बनाई गई। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्रिप बिटवीन द 2 मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन अ लिंग्विस्टिक लाइंस। वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करें सभी बच्चे। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्रिप बिटवीन द 2 मेजर कम्युनिटीज एंड द पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। इससे देश में एक तो बेटा गृह युद्ध से देश बचा, जो 2 समुदाय के बीच में गृह युद्ध हो सकता था, जो श्रीलंका में हो गया, क्योंकि श्रीलंका के लीडर्स ने अरेंजमेंट नहीं किए। उन्होंने क्या गलती की? उन्होंने अपने रीजनल डिफरेंसेस को, कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रिकोनाइज नहीं किया, उसके एग्जिस्टेंस को रिकोनाइज नहीं किया। लेकिन बेल्जियम के लीडर्स ने बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए अपने रीजनल डिफरेंसेस, कल्चरल डाइवर्सिटी को, उसके एग्जिस्टेंस को रिकोनाइज किया। ना केवल बेटा रिकोनाइज किया, बल्कि देश में हर समुदाय के लोग खुशी खुशी रह सकें, साथ में रह सकें, देश में किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई टेंशन ना हो, इसके लिए इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स अमेंडमेंट भी किया, जो आपको 1 मार्क्स दिला सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो देश का एक पॉसिबल डिवीज़न था, जो देश का बंटवारा बेटा हो सकता था वेलोनिया रीजन और स्टेट आपके फ्लैमिश रीजन में, उस बंटवारे से भी देश को बचा लिया इन्होंने। जो भाषा के आधार पर देश का बंटवारा हो सकता था कि वेलोनिया रीजन में जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अलग देश बना लें, फ्लैमिश रीजन में जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अलग देश बना लें। यहाँ पर 1 मार्क्स आ रहा है। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, जब यूरोप के कई सारे देश एक साथ आकर यूरोपियन यूनियन को बनाते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक आपका अलग है, एक अलग बात दी गई है, ब्रुसेल्स के बारे में दिया गया है। यूरोप के बहुत सारे देश एक साथ आके जो उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया है, जिसे शॉर्ट में ईयू भी कहते हैं। तो ये जीके का, ये जो लाइंस है ये जीके की लाइंस है, मैं आपको सीधे बताता हूँ, जनरल नॉलेज की लाइंस है, टॉपिक से थोड़ा सा जरा से हटकर, ठीक है। और यहाँ से 1 मार्क्स आपको सीधा मिलता है एनसीईआरटी से, आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ईयू का जो हेडक्वार्टर है, यूरोपियन यूनियन का जो बेटा हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स है, जो कि अपनी स्टोरी में, बेल्जियम की स्टोरी में कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है। इन्होंने यूरोपियन यूनियन जो एक संगठन है यूरोप का बेटा, बहुत सारे यूरोप के देश उसका पार्ट है, उन्होंने अपने हेडक्वार्टर के रूप में ब्रुसेल्स को चूज किया है। तो इसके साथ ही आज के टॉपिक का द एंड होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो आई होप
आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल एनालिसिस जो मैंने आपको आपके चैनल सोशल वॉरियर में कराया वो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। और आप चैनल को, जितने भी लोग आप चैनल में हमारे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, आप चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मुझे और भी बेहतर और भी अच्छा कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मुझे मिल सके। और ये चैनल आपका है, आपके लिए है, और मैं एनसीईआरटी का फुल डिटेल एनालिसिस स्टूडेंट्स को कराता हूँ, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसके बाद मुझे PYQs भी कराने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराने हैं। तो आप अगर मेरा साथ देंगे, मेरे साथ आप कनेक्ट रहेंगे, आप अपने चैनल के साथ रहेंगे, ये चैनल आपका है सोशल वॉरियर, सोशल साइंस के लिए है। तो स्टूडेंट्स आप लोग स्टडी कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर जो और भी क्लासेस हैं उनको भी देख लीजिए, जिससे कि आपके चैप्टर में कोई भी डाउट ना रह सके। इतना डिटेल एनालिसिस आपको किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा। तो थैंक यू सो मच सभी लोग स्टूडेंट्स। ओके।